गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार को 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले आता है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, वॉलेंट्री ज्यूरिसडिक्शन। दूसरे नंबर पर है अनिवार्य क्षेत्राधिकार, कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन। और तीसरे नंबर पर आता है परामर्शदात्मक क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऐच्छिक क्षेत्राधिकार की, वॉलेंट्री ज्यूरिसडिक्शन की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 36 धारा 1 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य इसके सामने प्रस्तुत करें। केवल राज्य ही न्यायालय में पक्ष हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल राज्य अपने मामले को ले जा सकते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति को अपने पर्सनल मामले को ले जाने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार कोई भी मामला विवादग्रस्त राज्यों की सहमति से ही न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है। किसी भी राज्य को न्यायालय के समक्ष आने के लिए इसलिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा लाया गया है। ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार तो अनिवार्य होता है, व्यक्ति की इच्छा अनुसार नहीं। यह संयुक्त राष्ट्र की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। हम बात करते हैं अनिवार्य क्षेत्राधिकार की, कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 36 धारा 2 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी राज्य किसी भी समय यह घोषणा कर सकता है कि यदि अन्य राज्यों ने भी ऐसा किया तो वह निम्नलिखित बातों से संबंधित सभी वैधानिक विवादों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वतः अपने लिए अनिवार्य या आवश्यक मानता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है किसी संधि की व्याख्या का प्रश्न। दूसरे नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई प्रश्न। तीसरे नंबर पर आता है किसी ऐसे तथ्य की विद्यमानता जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन समझा जाए। तथा चौथे नंबर पर आता है किसी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन करने पर उसके लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा एवं स्वरूप। ओपन होम ने इस घोषणा से स्थापित न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार कहा। यह वैकल्पिक है क्योंकि यह उन्हीं राज्यों पर लागू होती है जो अनुच्छेद 36(2) में दी गई है, क्योंकि जो राज्य ऐसी घोषणा कर देते हैं उनसे संबंधित विवाद किसी विशेष समझौते के बिना भी न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते हैं। हम बात करते हैं परामर्शदात्मक क्षेत्राधिकार की, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अनुच्छेद 96 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निम्नलिखित मामलों पर अपना परामर्श दे सकता है। सबसे पहले है कि महासभा अथवा सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से किसी कानूनी प्रश्न पर परामर्श मांग सकती है। दूसरे नंबर पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग तथा विशिष्ट अभिकरण भी महासभा द्वारा इस संबंध में अधिकृत किए जाने पर अपने अपने क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाली कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय के परामर्श के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परामर्श के लिए हम ये देखते हैं कि न्यायालय के सम्मुख निम्नलिखित रूप में कोई प्रार्थना की जाती है। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रश्न का विवरण तथा वे सभी दस्तावेज साथ लगे होते हैं जो उस प्रश्न पर प्रकाश डाल सकते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श केवल परामर्श होता है और सिद्धांत रूप में महासभा, सुरक्षा परिषद अथवा कोई संस्था इसकी अवहेलना कर सकती है, परंतु व्यवहार में ऐसा करना सर्वथा कठिन होता है। इसके महत्व पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्श देना न्यायालय का कर्तव्य है। यद्यपि यह बाध्यकारी निर्णय नहीं होता, तथापि जनमत तैयार करने में महान मूल्यवान है। हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन की, क्रिटिकल एवल्यूएशन ऑफ द वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जब हमने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के न्यायालय की बात की या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की, तो हमने इसमें संपूर्ण रूप में जानकारी
प्राप्त की कि किस प्रकार से इसका संगठन किया गया और किस प्रकार से ये अपनी कार्रवाई को चलाता है, और इसके क्षेत्राधिकार के बारे में भी जानकारी हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण विवादों का समाधान करके अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये विवाद निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है कोरफू चैनल विवाद। कोरफू चैनल डिस्प्यूट्स। हम देखेंगे कि कोरफू चैनल विवाद प्रथम विवाद था जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 22 अक्टूबर 1946 को 2 ब्रिटिश युद्धपोतों को अल्बानिया द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग से क्षति पहुंची थी। ब्रिटेन ने 10 जनवरी 1947 को सुरक्षा परिषद में इसके विरुद्ध शिकायत की तथा अल्बानिया से क्षतिपूर्ति की मांग की। अल्बानिया ने तर्क दिया कि ब्रिटिश युद्धपोतों ने उसके प्रादेशिक समुद्र में प्रवेश करके उसकी प्रभुसत्ता का उल्लंघन किया। सुरक्षा परिषद में ब्रिटिश प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि बिना सूचना दिए शांति काल में सुरंग बिछाना अनुचित तथा मानवता के विरुद्ध है, और यह प्रस्ताव सोवियत रूस द्वारा निषेधाधिकार प्रयोग किए जाने के कारण पास नहीं हो सका। दूसरे नंबर पर हम ये देखते हैं कि अप्रैल 1947 को यह प्रस्ताव रखा गया कि यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। अल्बानिया ने तर्क दिया कि यह मामला उसके घरेलू क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है तथा प्रस्ताव का विरोध किया। न्यायालय ने इस मामले पर विचार किया और यह निर्णय दिया कि अल्बानिया को 24 लाख डॉलर क्षतिपूर्ति के रूप में ब्रिटेन को देने चाहिए। अल्बानिया ने न्यायालय के निर्णय का विरोध इस आधार पर किया कि न्यायालय ने ब्रिटेन को इस अपराध के लिए सजा नहीं दी कि उसने अल्बानिया के घरेलू क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया था। अंत में दोनों देशों में समझौता हो गया तथा अल्बानिया ने 8,43,947 पाउंड क्षतिपूर्ति के रूप में इंग्लैंड को दिए। अब हम बात करते हैं एंग्लो ईरानियन तेल विवाद की। ईरान ने तेल उद्योग ब्रिटिश तेल कंपनी के हाथ में था, यानी ईरान के अंदर जो तेल उद्योग था वो ब्रिटिश तेल कंपनी के हाथ में था। ईरान सरकार ने उस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश कंपनी को गंभीर आर्थिक हानि हुई। ये कार्य एंग्लो ईरानियन संधि के विरुद्ध था। ब्रिटेन इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि दोनों देशों की संयुक्त समिति बनाई जाए। ईरान ने कहा कि तेल उद्योग का मामला उसके घरेलू क्षेत्राधिकार का था। उसने न्यायालय के सुझाव को अस्वीकार कर दिया और ब्रिटेन ने इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद में रखा। 19 अक्टूबर 1951 को सुरक्षा परिषद ने इस बात पर विचार किया। सुरक्षा परिषद ने न्यायालय से परामर्श मांगा कि यह मामला उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है अथवा नहीं। न्यायालय ने विचार करने के पश्चात ये उत्तर दिया कि यह मामला उनके क्षेत्राधिकार के बाहर का है। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि ईरान को अपने क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण का पूर्ण अधिकार है। हम बात करते हैं एक और विवाद की, वो है विक्टर हियाडिला टोरे का मामला। हियाडिला टोरे मामला इसको कहते हैं। विक्टर हियाडिला टोरे नाम का एक पेरुवियन नागरिक को कोलंबिया राजदूतावास में शरण दी गई थी। वह व्यक्ति पेरुवियन राज्य का विद्रोही था और इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श मांगा गया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यद्यपि हवाना सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि सामान्य अपराधी को स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए, पर इस निर्णय को राजनीतिक अपराधियों के संबंध में लागू नहीं किया जाता है। अतः टोरे को वापस भेजे जाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, तथापि शरण का कार्य उपयुक्त नहीं था। हम बात करते हैं चौथे विवाद की, और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा में रत चोट खाने वाले व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से नियुक्त फिलिस्तीन में मध्यस्थ बर्नाटोड की 17 सितंबर 1942 को हत्या कर दी गई। सामान्य सभा ने न्यायालय में परामर्श मांगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा में रत किसी व्यक्ति को चोट लग जाने अथवा मारा जाए तो उसे क्षतिपूर्ति मिलेगी या नहीं। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति को दी होगी अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ को। न्यायालय ने कहा कि दोनों ही क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं। हम बात करते हैं 5वें नंबर पे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के प्रश्न की। रूस ने अपने निषेधाधिकार का बार बार प्रयोग करके अनेक राष्ट्रों को
संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने से रोक दिया। न्यायालय ने इस बारे में परामर्श मांगा कि रूस अपनी भूतपूर्व शत्रु शक्तियों को संघ का सदस्य बनाने के विरुद्ध अपनी निषेधाधिकार शक्तियों का प्रयोग न करें। यदि पश्चिमी शक्तियां यह वचन दें कि वे भी रूस द्वारा समर्पित शक्तियों की प्रार्थना को स्वीकार किए जाने में बाधक नहीं बनेगी। न्यायालय ने इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया। इसके पश्चात सामान्य सभा ने न्यायालय से परामर्श मांगा कि वह किसी राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने की अधिकारी है या नहीं। यदि सुरक्षा परिषद उसे सदस्य बनाने में मना कर दे, न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक रूप से दिया। और लास्ट में हम बात करते हैं मोरक्को में अमेरिकन नागरिकों का मामला। दिसंबर 1948 में फ्रांस ने घोषणा की कि वह अमेरिकी नागरिकों को मोरक्को में कोई विशेष सुविधा नहीं देगा। उन्हें वही सुविधाएं प्राप्त होगी जो मोरक्को के कानूनों के अंतर्गत दी गई है। अमेरिका ने फ्रांस की इस घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध बताया और मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस संबंध में निर्णय दिया कि यद्यपि फ्रांस की घोषणा ठीक है, परंतु फिर भी अमेरिकनों को जो अधिकार अल्जीसीरीज एक्ट के द्वारा प्राप्त है, फ्रांस उन्हें छीन नहीं सकता। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत जो विवाद आए उनकी, और किस प्रकार से विवादों को सुलझाया गया। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मूल्यांकन, एवल्युएशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बहुत आशाएं थी, परंतु वास्तव में यह न्यायालय अधिक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सका। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसका क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित है तथा अनेक विवाद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते थे, इसके सामने प्रस्तुत ही नहीं किए गए। इन विवादों में मुख्य रूप से कश्मीर विवाद, हंगरी समस्या, कोरिया विवाद, अफगानिस्तान विवाद, इंडोनेशिया एवं फिलिस्तीन की समस्या आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह न्यायालय विश्व में यह भावना विकसित नहीं कर पाया कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से किया जा सकता है। ई.पी. चेज तथा केल्सन, हडसन और इंगल्टन आदि विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की निम्नलिखित आधारों के ऊपर कड़ी आलोचना की है। सबसे पहले जिस आधार पर आलोचना की जाती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, वो है दोषपूर्ण संगठन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संगठन काफी दोषपूर्ण माना गया है। इसमें केवल अमेरिकन तथा अन्य यूरोपियन शक्तियों का प्रभुत्व विद्यमान है, जबकि अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका को बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। दूसरे नंबर पर आता है न्यायाधीशों के चुनाव का दोषपूर्ण तरीका। यद्यपि न्यायालय की समिति के अनुच्छेद 2 में और 9 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में विशेषज्ञ व्यक्तियों को ही न्यायपालिका पद के लिए चुना जाना चाहिए, परंतु व्यवहार में न्यायाधीशों का चुनाव योग्यता के आधार पर न होकर राष्ट्रीयता के आधार पर किया जाता है। इसके लिए अनेक राष्ट्रों द्वारा राजनीतिक सौदेबाजी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधीश राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर स्वार्थ एवं पक्षपात के से न्याय करते हैं। ऐसा विश्व शांति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। हम बात करते हैं सीमित क्षेत्राधिकार की, लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल राज्य ही अपने विवादों को ले जा सकते हैं। व्यक्तियों, संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसमें अपने मुकदमे ले जाने का अधिकार नहीं है। विद्वानों का विचार है कि व्यक्तियों को अपने अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि मानवता के जीवन का पूर्ण रूप से विकास किया जा सके। न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को अभी तक अधिकतर राज्यों ने स्वीकार ही नहीं किया। इसका कारण यह है कि इसे स्वीकार करने के लिए राज्यों ने अनेक शर्तें लगाई और इसकी इतनी कड़ी है कि उन्होंने न्यायालय के अनिवार्य वैकल्पिक क्षेत्राधिकार के व्यवहारिक महत्व को एक बड़ी सीमा तक नष्ट कर दिया है। हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट की, जिस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मूल्यांकन किया जाता है, एवल्युएशन किया जाता है, और वो है बाध्यकारी शक्ति का अभाव। इसमें संदेह नहीं है कि न्यायालय को अपने निर्णयों को लागू करवाने के लिए सुरक्षा परिषद की सहायता लेनी पड़ती है, ली जा सकती है, वो ले सकता है, परंतु सुरक्षा परिषद का केवल एक स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके इसके समस्त कार्रवाई पर रोक लगा सकता है। अतः विद्वानों का यह मत है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए
इसके क्षेत्राधिकार को भारत तथा अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय की भांति अनिवार्य होना चाहिए। न्यायालय कभी कभी दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय के निर्णय अस्पष्ट तथा भ्रमपूर्ण होते हैं। सुरक्षा परिषद राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है और इसके लिए कोई कठोर कार्रवाई करना कठिन हो गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उपयोग बहुत ही कम हो रहा है और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने केवल 22 बार इसमें कानूनी परामर्श लिया है। सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं ने तो इसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं की। सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं ने प्राय कानूनी मामलों पर न्यायालय की राय न लेकर कानूनी विषयों के संबंध में भी राजनीति से प्रेरित होकर निर्णय लिए हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण दें तो कश्मीर तथा स्वेज नहर का जो प्रश्न है वो मुख्यतः कानूनी विवाद थे, परंतु उनके संबंध में निर्णय राजनीतिक दृष्टि से किए गए। परंतु इन कमियों और त्रुटियों के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना कार्य बड़ी कुशलता से किया और अनेक विवादों के समाधान में अपना योगदान दिया। ओपेनहेम के अनुसार यह न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्पष्टीकरण और विकास की ओर एक प्रभावशाली संस्था बन गई है। न्यायालय के महत्व की चर्चा करते हुए न्यायमूर्ति MC छागला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रभावशाली अंग है। यद्यपि यह हर दृष्टि से पूर्ण नहीं है, इसके पास वह सत्ता अथवा अधिकार नहीं है जो सामान्यतः इसे प्राप्त होने चाहिए, फिर भी एक महान विचार का मूर्त रूप है। न्यायालय के महत्व के बारे में डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने कहा कि मानवता सदैव उस समय तक ठीक मार्ग पर रहेगी जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सार्वजनिक व्यवस्था की स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के लिए जीवित है। वर्तमान में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का गठन संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अभिकरण के रूप में किया गया है। स्टूडेंट्स, ये हमारा था चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय। नेक्स्ट हम करेंगे सचिवालय और महासचिव। धन्यवाद।